मम्मा, मम्मा मेरी बात सुनो ना। नन्हा शिवाम अपनी मां संगीता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। संगीता ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं यह अंतिम खिलौना डिजाइन कर लूं, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। संगीता एक जानी मानी खिलौना निर्माता कंपनी की हेड डिजाइनर थी। कोरोना महामारी की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण आजकल वह घर से ही अपना काम कर रही थी। संगीता और विभव के अलावा उनके घर में विभव की आया रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो अपने गांव से वापस नहीं आ पाई थी। विवाह 6 वर्ष का बहुत ही प्यारा और बातूनी सा बच्चा था। हर समय उसकी जुबान पर कोई ना कोई कहानी मौजूद रहती थी। पहले तो उसकी आया चाह से उसकी कहानियां सुनती थी, लेकिन अभी वह भी छुट्टी पर थी और संगीता अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, जिसके कारण विवाह उदास रहने लगा था। जैसे ही संगीता ने अपना कंप्यूटर बंद किया, मम्मा आप मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया बना दो, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और उसी से अपनी सारी बातें किया करूंगा। शिवाम की भोली सी बात सुनकर संगीता हंस पड़ी। कुछ सोचकर वो उठी और स्टोर रूम में चली गई। पिछले ही सप्ताह संगीता के डिजाइन किए हुए कुछ खिलौने फैक्ट्री से जांच के लिए उसके पास आए थे, जो अचानक कोरोना की वजह से दफ्तर बंद हो जाने के कारण उसके घर पर ही रह गए थे। संगीता ने उन खिलौनों में से एक गुड़िया निकालकर विभव को खेलने के लिए दे दी। वो गुड़िया वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ गड़ू मड़ू सी हो गई थी, जो कभी कभी डरावना सा एहसास दे जाती थी। शिवाम ने जैसे ही वो गुड़िया देखी, वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं, इतनी जल्दी आप मेरे लिए इतनी प्यारी गुड़िया ले आई। अब तो मैं इससे खूब सारी बातें करूंगा। विभव अब गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चला गया और संगीता खाना बनाने में जुट गई। कुछ देर के बाद जब संगीता और विभव खाने के लिए बैठे, तो संगीता ने देखा कि विभव ने न सिर्फ बहुत जल्दी खा लिया, बल्कि उसने संगीता की प्लेट से भी खाना लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। संगीता थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने सोचा कि शायद देर तक खेलने के कारण विभव को ज्यादा भूख लग गई होगी। खाना निपटाकर संगीता एक बार फिर अपने कंप्यूटर के आगे बैठ गई और शिवाम अपनी नई गुड़िया से खेलने में मग्न हो गया। अभी कुछ ही मिनट बीते ही होंगे कि विभव के हंसने की आवाज से संगीता का ध्यान भंग हुआ। उसे आज विभव की हंसी बदली हुई सी लगी। वह चौंक कर उसके पास पहुंची तो उसने देखा विभव गुड़िया को लिए अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। उसे यूं देखकर संगीता घबरा सी गई। तुम अलमारी पर कैसे चढ़े? अगर गिर जाते तो क्या होता? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें कैसे घर से बाहर हॉस्पिटल लेकर जाती? और हॉस्पिटल में अगर तुम्हें या मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? पता नहीं ये कौन सा नया खेल सूझा है तुम्हें। चलो जल्दी नीचे आओ। ओफो मम्मा, कितना मजा तो आ रहा है। मेरी गुड़िया ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे, इसीलिए मुझे इसकी बात माननी पड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से यहाँ ऊपर आ गया। संगीता शिवाम की कहानियां बनाने की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरह विभव को अलमारी से नीचे उतारा। अब तुम्हें अकेले अपने कमरे में खेलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने बैठकर ही खेलो। विभव को अपने सामने देखकर संगीता ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। अब कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं रोज का क्रम बनती जा रही थीं। कभी विभव जरूरत से ज्यादा खाता तो कभी अजीब सी आवाज में हंसता, कभी वह पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ नजर आता, तो कभी उसका चेहरा संगीता को डरावना सा एहसास देता। विभव की हर बात में यह बात जुड़ी होती कि गुड़िया ने बोला ऐसा करो वैसा करो, लेकिन संगीता इसे शिवम का बचपना समझकर भुला देती थी। इन सब बातों के असर से संगीता को लगने लगा कि वो शायद जरूरत से ज्यादा अपने काम में उलझ गई है और आराम के अभाव में उसे अजीब अजीब बातें दिखाई सुनाई पड़ने लगी हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो कल ही अपने बॉस से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विभव का भी पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। संगीता ने रात के खाने के लिए जैसे ही विभव को आवाज दी, नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है। वैभव का जवाब सुनकर परेशान सी संगीता उसके कमरे में पहुंचकर बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो जिद मत करो, गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है।
अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह ही गुड़िया बनकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में उसके साथ रहूंगा। विभव ने अजीब सी आवाज में कहा। विभव के मुंह से मरने की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विभव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन यह क्या, उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। वो शिवम को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विभव की तरफ देखा तो उसने पाया कि विभव की आंखें लाल हो चुकी थीं, मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की विचित्र आवाज आ रही थी, जो अब संगीता को बुरी तरह डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विभा दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, तुम ना तो हमारे पास आ सकती हो और ना ही तुम हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। संगीता के लिए अब वहां एक सेकंड भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। पसीने से लथपथ घबराई हुई सी वो तेजी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद जब वो संयत हुई तब वो फिर धीरे से शिवम के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा विभव सो गया था, लेकिन गुड़िया अभी भी उसके बिस्तर पर उसके पास ही थी। संगीता को अब उस गुड़िया से बहुत डर लग रहा था, फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने सच में हुआ था या नहीं, वह अभी भी झुंझार राव के व्यवहार और कई वाक्यों का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि उनका संग्रह पूरा हो गया था? उन्होंने मुझे वो नीला शरबत दिया जिसमें कुछ तो जरूर मिलाया होगा, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ। पर इससे पहले कि मैं शरबत पीती, अब मुझे लगा उस गुड्डे ने कुछ कहा था, या शायद मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मुझे यह सब लग रहा था। इसी बात को मन में सोचते हुए वह ऑटो के पास गई। शीला अंदर बैठ गई। स्वाति ने ऑटो में बैठने से पहले एक बार फिर मृत्युंजय बंगले की ओर देखा और देखा कि झुंझार राव उन्हीं के पास चल के आ रहे हैं। स्वाति जल्दी से अंदर बैठ गई और शीला से कहा, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। इसी बीच झुंझार राव वहां पहुंचे और बोले, स्वाति, टीचर क्या आपको मेरी बात करने वाली गुड़िया इतनी पसंद आई कि आप एक को अपने साथ ले जा रही हैं? नहीं, मैंने अपने साथ कोई गुड़िया नहीं ली है। अरे फिर ये क्या है? स्वाति के पास वाली सीट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। स्वाति ने बगल की ओर देखा और उसे लगा कि उसका दिल अब भी सीना फाड़कर बाहर निकलेगा। उसके पास शीला नहीं थी, बल्कि एक गुड़िया थी जो बिल्कुल शीला जैसी दिख रही थी। झुंझार राव गुड़िया को उठाकर वापस बंगले में चले गए। स्वाति चुपचाप ऑटो में बैठकर समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। स्वाति ने एक बार फिर अपनी निगाह बंगले की ओर घुमाई। उसे सामने जो दिख रहा था वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा देने वाला दृश्य था। झुंझार राव शीला जैसी दिखने वाली गुड़िया के साथ बालकनी में खड़े थे और वो गुड़िया स्वाति के सामने बाएं बाएं का इशारा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ झुंझार राव नहीं हिला रहे थे। वो अपने आप मुझे जा ओम ओम, संगीत संगीत संगीत, प्रशंसा। स्वाति अपने क्वार्टर्स के बेड पर लेटे कई घंटों से पंखे को देख रही थी। कुछ समय पहले ही घटी घटनाएं किसी फिल्म की रील की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। झुंझ राव का वो मृत्युंजय बंगला, वो बोलने वाला गुड्डा जिसने स्वाति से संवाद कराने का प्रयास किया था, वो स्टोर रूम, वही घटी घटनाएं, बहन क्या सच और शीला टीचर। यह सोचते हुए वो अपनी बेड से खड़ी हो गई और तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर सामने वाले शीला टीचर के कमरे पर गई। रात में घटी घटनाओं को वो एक बुरा सपना समझकर वो शीला टीचर के कमरे की ओर देखती रही। स्वाति टीचर, संगीत। वो आवाज एक कोने से आ रही थी। कोने में एक सफेद आकृति थी। स्वाति टीचर, आप उस दानव के चुंगल से छूट गए। इसके पीछे कोई तो वजह है। स्वामी जी के संकेत पहचानिए, उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाइए जो झुंझार राव के कैद में है। शीला टीचर। स्वाति टीचर के मुंह से ही अपने आप शब्द निकले। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और स्वाति टीचर होश में आई। उन्होंने फिर से उस कोने में देखा, पर वहां कोई आकृति नहीं थी। फिर से दरवाजे पर खटखट हुई। स्वाति टीचर अपने कपड़े और बाल ठीक किए और दरवाजा खोला। स्वाति टीचर, आपको प्रिंसिपल साहब ने उनकी कैबिन में बुलाया है। दरवाजे पर खड़े पियन ने कहा, आप आगे चलिए, मैं आती हूं।
संगीत अपने कमरे में घटी घटनाओं के बारे में सोचते हुए वह प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंची। मे आई कम इन सर? यस टीचर, प्लीज कम। स्वाति के मन में असंख्य विचार घूम रहे थे। मुझे यहाँ इतनी सुबह क्यों बुलाया होगा? क्या वो शीला टीचर के बारे में जानते होंगे? मैं उन्हें क्या बताऊं? अगर मैं उन्हें बता दूं कि कल क्या हुआ था, तो क्या वो इस पर विश्वास करेंगे? मीट इंस्पेक्टर मोहिते वे यहाँ हमारे स्कूल से एक छात्र के लापता होने की जांच करने आए हैं। तभी स्वाति की नजर कुर्सी पर बैठे एक खाकी वर्दीधारी व्यक्ति की ओर गई। उन्होंने स्वाति को देखा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्वाति ने भी हाथ बढ़ाया और तभी शीला टीचर के बोल उनके मन में घूमने लगे। स्वामी जी के संकेत पहचानिए, उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाइए जो झुंझार राव के कैद में है। उन मासूमों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। टीचर मर जाओ, टीचर बचाओ, टीचर। आलोक स्वाति के चेहरे के बदले हुए भाव को देखकर कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो कई शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि हम उनसे लापता लड़के रवि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप रवि को जानते हैं? नहीं, वो दूसरे क्लास का छात्र होने की वजह से मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई। दत्तू, क्या आपने शीला टीचर को नहीं बुलाया? उनके कमरे में ताला है सर। स्वाति टीचर, क्या आप जानते हैं कि शीला टीचर कहाँ है? क्या जवाब दूं? यह सोचकर स्वाति अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। सर, हम रवि का कमरा देखना चाहते हैं। पुलिस निरीक्षक ने विषय बदलते हुए कहा, दत्तू साहब को रवि का कमरा दिखाओ। अभी मेरी स्कूल के ट्रस्टी के साथ मीटिंग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूं। जी कोई बात नहीं, मैं स्वाति टीचर से कुछ और बात करना चाहता हूं। अब केबिन में केवल स्वाति और इंस्पेक्टर मोहिते बैठे थे। टीचर, जब आप रवि के बारे में बात कर रहे थे तो आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हो। सर, मैं आपको वो सब कुछ बताती हूँ जो मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको अपना पूरा समर्थन करूंगी। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। स्वाति ने इंस्पेक्टर को रात में घटी सारी घटना के बारे में बताया। आपका शक सही था। स्वाति टीचर, क्या आप सच में मेरी बात से सहमत है सर? हम आपका यही शक सच था टीचर कि मुझे यह सब मनगढ़ंत बातें लगेगी। अपने स्कूल के बच्चों को यह सब मनगढ़ंत बकवास सुनाना, आपकी और शीला टीचर का किया कराया छुपाने के लिए इतने बड़े आदमी पर आप शक की सुई घुमा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे पता है इन सब बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इस किडनैपिंग में शीला का ही